नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उपस्थित हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज अपना टॉपिक है वो है समस्याग्रस्त मृदाएं। कौन सी मृदाएं? समस्याग्रस्त मृदाएं, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लमेटिक सॉइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रॉब्लमेटिक सॉइल के नाम से। दोस्तों आज अपना ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सारे एग्जाम होते हैं, जैसे बात करें JET, BHU, ICR, कृषि प्रवेशक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AO, सारे एग्जाम हैं। सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनके अंदर किससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं? प्रॉब्लमेटिक सॉइल से हमेशा ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समस्याग्रस्त मृदाएं। तो आइए दोस्तों आज अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर दोस्तों अपन भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसके अंदर जो 49% जो पॉपुलेशन है ये कृषि पर डिपेंड है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में फसल उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल्स है, जैसे कि बात करें फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। और इनके बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण क्या हो रहा है कि मृदा की जो भौतिक और रासायनिक दशा है ये खराब होती जा रही है। और दोस्तों मृदा की भौतिक और रासायनिक जो दशाएँ हैं, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इनके खराब होने के कारण जो फसल उत्पादन है उसके अंदर लगातार क्या आती जा रही है? गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण इन मृदाओं के अंदर फसल उत्पादन या अपन कह सकते हैं पौधे की वृद्धि, विकास, उपज है आदि क्या होते हैं? प्रभावित होता है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती है जिनमें फसल उत्पादन लेना असंभव होता है, या जो पेड़ पौधे हैं इनकी वृद्धि है वो प्रभावित होती है, उन मृदाओं को अपन किसके नाम से जानते हैं? समस्याग्रस्त मृदाओं के नाम से। तो दोस्तों अपन समस्याग्रस्त मृदाओं को एक इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा की भौतिक व रासायनिक दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन, जिसके कारण पौधे की वृद्धि, विकास, उपज आदि प्रभावित होते हैं, या उन मृदाओं के अंदर फसल उत्पादन लेना असंभव होता है। ऐसी मृदाओं को अपन किसके नाम से जानते हैं? समस्याग्रस्त मृदाओं के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों अपन समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करें तो समस्याग्रस्त मृदाएं इनको केमिकल बेसिस पे अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स में। तो दोस्तों अगर अपन देखें केमिकल बेसिस, यानी अगर अपन pH के आधार पर देखें तो pH के आधार पर इन मृदाओं को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक मृदाएं तो ऐसी होती है जिनका pH क्या हो सकता है? 7 से ज़्यादा हो सकता है, और जिन मृदाओं का pH 7 से ज़्यादा होता है इन मृदाओं को अपन लवण प्रभावित मृदाओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? लवण प्रभावित, ठीक है। और दोस्तों लवण प्रभावित है, इनको इंग्लिश में सोल्ट अफेक्टेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सोल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है। और दूसरी ऐसी मृदाएं होती है जिनका pH है ये 7 से कम होता है, ऐसी मृदाओं को अपन किसके नाम से जानते हैं? अम्लीय मृदाओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अम्लीय मृदाएं, या अम्लीय मृदाओं को इंग्लिश के अंदर किसके नाम से जानते हैं? एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं, एसिडिक सॉइल, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि pH के आधार पर देखें या रासायनिक दृष्टि से देखें तो अपन समस्याग्रस्त मृदाओं को 2 भागों में, एक ऐसी मृदा है जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, और दूसरी ऐसी मृदा है जिनका pH 7 से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन सामान्यतः बात करें pH मीटर की बात करें तो pH स्केल है, इसके अंदर जब वैल्यू होती है ये 7 होती है, इसका मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और 7 से जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती है, और pH से जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं वैसे वैसे जो मृदा अम्लीयता है या अपन कह सकते हैं अम्लता है, इसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अपन बात करें जब 7 होता है उस समय उदासीन होती है, और दोस्तों ये उदासीन मृदा होती है फसल उत्पादन के लिए क्या होती है? सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर अपन pH वैल्यू की बात करें तो pH वैल्यू के लिए अपन कह सकते हैं जब pH वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है तो ये मृदा है, ये फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 6.5 से लेकर 7.5 तक, ठीक है। अब अगर ये pH वैल्यू है, ठीक है, या pH मान है ये 6.5 से कम हो जाता है या 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों पादपों की जो वृद्धि है या उत्पादन है वो क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जब pH 6.5 से कम होता है, 7.5 से ज़्यादा होता है तो आप पौधे हैं उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। और इन्हीं प्रकार की जो मृदाएं होती है जिनका pH 6.5 से कम या 7.5 से ज़्यादा होता है, जिसमें पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है, इसी मृदाओं को अपन किसके नाम जानते हैं? समस्याग्रस्त मृदाओं के नाम से। तो अपन ने देखा जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है उनको लवण प्रभावित के नाम से, और अगर pH 7 से कम है तो ऐसी मृदाओं को अपन किसके नाम जानते हैं?
अम्लीय मृदाओं के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों अगर इनकी एरिया की बात करें कि इनका भारत के अंदर क्षेत्रफल कितना है, इन समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, तो अगर दोस्तों हम लवण प्रभावित मृदाओं की बात करें तो CSSRI, ठीक है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के अंदर जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं इनका जो क्षेत्रफल है ये 6.73 मिलियन हेक्टेयर है। कितना क्षेत्रफल है लवण प्रभावित मृदाओं का, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का 6.73 मिलियन हेक्टेयर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अपने इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत है, इस भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और दोस्तों अपन भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें या अपन कह सकते हैं भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है तो इसकी बात करें तो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है ये 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है भाई, 328.7 मिलियन हेक्टेयर। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ये जेट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है 328.7 मिलियन हेक्टेयर होता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों इन 28.7 मिलियन हेक्टेयर है ये तो भारत का कुल क्षेत्रफल है। और दोस्तों इस क्षेत्रफल में से भी 159.7 मिलियन हेक्टेयर यानी 159.7 मिलियन हेक्टेयर है ये कृषि योग्य भूमि है। कैसी है, कृषि योग्य, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 159.7 मिलियन हेक्टेयर है कैसा है, कृषि योग्य। बाकी जो भी एरिया रह गया है उसके अंदर पहाड़ आ गए, नदियाँ आ गई है, या अपन कह सकते हैं सड़कें आ गए, शहर आ गए, यानी उनके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं फसल उत्पादन लेना संभव नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 159.7 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से 6.73 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो किससे प्रभावित है, लवण प्रभावित या सोल्ट अफेक्टेड सॉइल है। और दोस्तों अगर अपन बात करें अम्लीय मृदाओं की बात करें या एसिडिक सॉइल की बात करें तो इनका भारत के अंदर जो क्षेत्रफल है ये कितना है 90 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है 90 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो उन दोस्तों कह सकते हैं कि लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल 6.73 मिलियन हेक्टेयर और अम्लीय मृदाएं इनका क्षेत्रफल कितना है 90 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की थोड़ी सी समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन बात करें जैसे कि मैंने सारे के सारे जो डाटा लिखा है ये जो 12th NCERT की बुक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो उसके सारे के सारे डाटा मैंने लिखा है, इसलिए आपको यही डाटा है वो क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। NCERT की डाटा है, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करें आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है ये समस्याग्रस्त मृदाओं में अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे, एसिडिक सोइल के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज अपना जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं इनमें भी अपन किसकी बात करने वाले हैं, अम्लीय मृदाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे अम्लीय मृदाएं। और अपन ये भी देखा था कि अम्लीय मृदाएं इनका जो क्षेत्रफल है ये कितना है इंडिया के अंदर 90 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और दोस्तों अगर अपन अम्लीय मृदाएं इनको परिभाषित करें तो इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे मृदाएं जिनका pH 7 से कम होता है क्या कहलाती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती है, जिनको इंग्लिश के अंदर अपन किसके नाम से जानते हैं, एसिडिक सोइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं अम्लीय मृदाएं या एसिडिक सोइल के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले अपन अम्लीय मृदाएं इनसे संबंधित कुछ अपन जानकारी ले लेते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं इस लेक्चर के अंदर जो बताने वाला हूँ सारा का सारा शॉर्ट एंड स्वीट बताने वाला हूँ, आपके समझ में भी आएगा और साथ साथ यहाँ से डायरेक्ट क्या उठ के आते हैं, क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो सारे का सारा आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊँ, ध्यान से देखना है। सबसे पहले अम्लीय मृदाओं के अगर दोस्तों pH की बात करें तो दोस्तों अम्लीय मृदाओं का जो pH है ये <7 होता है। क्या होता है, <7, यानी इनका pH 7 से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो आपने pH के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब pH 7 से कम होता है, किससे कम होता है, 7 से कम। जैसे pH स्केल की बात करें तो pH स्केल है, इसके अंदर वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। और 7 होता है क्या होता है, उदासीन। अगर 7 से कम आते हैं तो इस तरफ क्या बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। और 7 से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो सारीयता में बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी होती है, सारीयता में बढ़ोतरी होती है। और सेकेंड बात करें तो जैसे जैसे अपन pH 7 से कम आते हैं वैसे वैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है और OH- की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन दोस्तों अगर हम 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं
तो जैसे जैसे अपन 7 से आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल में, वैसे वैसे H+ आयन की सांद्रता में कमी आती है और OH- आयन है इसकी सांद्रता में या इसकी कंसंट्रेशन में क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है। यानी एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि अपन अम्लीय मृदा पढ़ रहे हैं जिनका पीएच 7 से कम है, यानी इन मृदाओं के अंदर H+ आयन है, ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन आयन है, इसकी कंसंट्रेशन तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर दोस्तों अपन OH- की बात करें, हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है ये अम्लीय मृदाओं के अंदर क्या होती है, कम पाई जाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें कि अम्लीय मृदा हैं इनके लिए ये उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। अगर दोस्तों अपन क्लाइमेट की बात करें कि कौन सी क्लाइमेट है ये अम्लीय मृदा बनने के लिए फेवरेबल होती है, तो दोस्तों अम्लीय मृदाओं के लिए जो जलवायु होती है ये आर्द्र जलवायु होती है। कौन सी जलवायु फेवरेबल होती है, आर्द्र, जिसको इंग्लिश के अंदर ह्यूमिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ह्यूमिड के नाम से, ठीक है। आर्द्र का मतलब होता है आर्द्रता अधिक होती है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों के अंदर सामान्यतः कौन सी मृदाएं पाई जाती है, अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। और दोस्तों ये अम्लीय मृदाएं क्यों पाई जाती है, क्योंकि अगर दोस्तों बारिश ज़्यादा होती है या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये जैसे मृदा है तो मृदा की ऊपरी परत में, अगर दोस्तों मृदा की ऊपरी परत की बात करें तो मृदा की ऊपरी परत के अंदर जो भी लवण है या क्षारीय आयन होते हैं, ये जो दोस्तों क्षारीय आयन है ये पानी के साथ घुलकर कहाँ चल जाते हैं, मृदा की ऊपरी सतह से मृदा की नीचे की परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण मृदा की ऊपरी परत है इसके अंदर लवण है या क्षारीय आयन है, इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। और कमी हो जाएगी तो अपन कह सकते हैं मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदाओं के लिए जो फेवरेबल या उपयुक्त जलवायु होती है, कौन सी जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु होती है। कौन सी जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनके अंदर सामान्यतः कौन सी मृदाएं देखने को मिलती है अपन को, अम्लीय मृदाएं देखने को मिलती है। अब अगर दोस्तों वो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है अम्लीय मृदाओं का कौन से राज्य में, ठीक है। तो अगर दोस्तों अपन अम्लीय मृदाओं की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अम्लीय मृदा हैं ये पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। तो ये भी आपको तो पॉइंट है, ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कौन से राज्य में या कौन से राज्य में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदाएं कौन से राज्य में पाई जाती है, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें कि ये अम्लीय मृदाएं होती है इनके अंदर H+ एंड Al+3 आयन है, इनकी कंसंट्रेशन है या सांद्रता है ये भी क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे एरो में ऊपर बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ज़्यादा है, और एरो अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कम है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर एरो ऊपर जा रहा है इसका ज़्यादा, नीचे आ रहा है मतलब कम, ठीक है, समझाइएगा। यानी इन मृदाओं के अंदर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम है, इनकी मात्रा क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, इनकी कंसंट्रेशन है या सांद्रता ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों अब अगर अपन बात करें, अगर पोषक तत्वों की बात करें, आप जानते हैं कि पौधों के लिए 17 ऐसे न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। उनका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उनको जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर दोस्तों 17 पोषक तत्वों की बात करें तो 17 में से जिससे बात करें कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, दोस्तों ये चारों पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है, ये उपलब्धता क्या होती है, एक मिनट, उपलब्धता की बात करें या इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये चारों के चारों सूक्ष्म पोषक तत्व है। और दोस्तों इन चारों सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता है ये पीएच बढ़ने के साथ साथ तो क्या होती है, कम होती है, और पीएच कम होने के साथ साथ इनकी उपलब्धता है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों अम्लीय मृदाओं की जो पीएच है ये क्या होती है, कम होती है। इसलिए आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक ये चारों के चारों पोषक तत्व है, इनकी उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदाओं के अंदर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक इनकी उपलब्धता ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, दोस्तों अगर इन चारों पोषक तत्वों की बात करें तो ये चारों के चारों जो पोषक तत्व है इनको अपन क्षारीय आयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्षारीय धनायन के नाम से या क्षारीय आयन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में
क्या कहते हैं, बेसिक केटाइन के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन चारों के चारों जो तत्व है इनको अपन किसके नाम जानते हैं, क्षारीय धनायन के नाम से। अब इनको क्षारीय धनायन कह रहे हैं, मतलब क्षारीय मृदाएं जिनका पीएच क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है, उन मृदाओं में इनकी उपलब्धता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदाओं के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम है, इनकी मात्रा है या कंसंट्रेशन है या इनकी उपलब्धता है, इन चारों पोषक तत्वों की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं के अंदर क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब अगर दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है ये है अपना कि एक तो होता है CEC, ठीक है, आपने कभी नाम सुना होगा CEC, और मैं एक नाम वो लिख रहा हूँ सार संतृप्तता। सार संतृप्तता दोस्तों अगर अपन CEC की बात करें तो CEC का पूरा नाम होता है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या होता है, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। दोस्तों धनायन विनिमय क्षमता के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपन को क्या है, इतना ही याद रखना है कि ये CEC है, ये pH पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, pH पर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों pH ज़्यादा होगा तो मृदा की जो CEC है ये भी ज़्यादा होती है, और अगर दोस्तों pH है ये क्या होता है, कम होता है, तो मृदा की CEC भी क्या होती है, कम होती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि मृदा का pH ही क्या है, कम है। तो दोस्तों जब मृदा का pH कम होता है तो मृदा की CEC भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदाएं हैं, इनकी CEC क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि pH पर डिपेंडेंट होती है, pH कम होती है तो मृदा की CEC भी कम होती है। इसका पूरा नाम होता है धनायन विनिमय क्षमता। नेक्स्ट अगर बात करें सार संतृप्तता, सार का मतलब जिसको सार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। संतृप्तता का मतलब होता है एक तरीके से समझे तो उपस्थित होना, कितने एक उपस्थित है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं मृदा के अंदर जो धनायन उपस्थित होते हैं उन सारे के सारे धनायनों में से क्षारीय धनायन कितने उपस्थित है। अब दोस्तों सामान्य जैसे देखें तो मृदा के अंदर जो कले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मृत्तिका के जो कण होते हैं या अपन कह सकते हैं जो कोलोडी कण होते हैं, इन कोलोडी कणों की सतह के ऊपर माइनस आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, जैसे मृदा का ये कोलोडी कण है या क्ले पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, माइनस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, माइनस। अब दोस्तों माइनस आवेश होगा तो इसके ऊपर धनायन है ये क्या हो जाते हैं, अधिशोषित, इस माइनस आवेश की ओर क्या होने वाले हैं, आकर्षित होने वाले हैं। तो देखो मृदा में बात करें तो धनायन है कौन कौन से हो सकते हैं, जिस धनायन की बात करें H+ हो सकता है, Al+3 हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पोटेशियम हो गया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं इस मृदा के जो कोलोडी कण है या जो मृदा के जो कले कण है इनके और माइनस आवेश होने के कारण इसके चारों तरफ जो धनायन है ये क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये केटाइंस है ये इसके ऊपर एड्जॉर्ब्ड हो गए हैं, तो मृदा के अंदर जो ये सारे के सारे धनायन है इन धनायनों में से क्षारीय धनायन कितने प्रतिशत में उपस्थित है। अब देखो क्षारीय धनायन कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम है। इन धनायनों को अपन किसके नाम जानते हैं, यानी बेसिक केटाइन के नाम से या क्षारीय धनायन के नाम जानते हैं। तो मृदा के अंदर ये सारे के सारे जो धनायन अधिशोषित है मृदा कणों पर, इन सारे के सारे जो धनायन है इनमें से इन चारों जो धनायन है ये कितने परसेंटेज में उपस्थित है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, सार संतृप्तता के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगर अपन अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा के अंदर देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये चारों के चारों क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। अब अगर दोस्तों ये कम है तो अपन कह सकते हैं मृदा कणों के ऊपर इनकी मात्रा भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और आपकी जो H+ है या अपन कह सकते हैं Al+3 आयन है, इनकी मात्रा ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन चारों की मात्रा कम होगी तो अपन कह सकते हैं मृदा के अंदर क्षारीय धनायन है या सार संतृप्तता ये भी क्या होती है, कम होती है। तो दोस्तों आपको दोनों टॉपिक है ये याद रखना है कि मृदा की CEC और सार संतृप्तता दोनों की दोनों ही अम्लीय मृदाओं की क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें कि अम्लीय मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों कार्बनिक पदार्थ है इसको अपन जीवांश पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जीवांश पदार्थ के नाम से भी। देखो जीवांश पदार्थ के नाम से पता चला जीवों के अंश, और जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष, उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं। तो दोस्तों जो अम्लीय मृदाएं होती है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है,
ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, मृदा की भौतिक दशा उतनी ही क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। यानी मृदा में जितना ज़्यादा अपन कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, मृदा के अंदर जल और वायु संचार उतना ही क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। पौधों की वृद्धि उतनी क्या होने वाली है, अच्छी होने वाली है। यानी अपन कह सकते हैं एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ है, ये मृदा के लिए मेडिसिन का काम करता है, ठीक है, मृदा को सुधारने का काम करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अम्लीय मृदा है, इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो अम्लीय मृदा है इनकी जो भौतिक दशा होती है ये भी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। भौतिक दशा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अम्लीय मृदाएं होती है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कह सकते हैं भौतिक दशा होती है, ये अच्छी होती है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों ये अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है समस्याग्रस्त मृदाओं में कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं की भौतिक दशा अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना है वो नहीं होती है पूछ रहा है, लेकिन अम्लीय मृदाओं की भौतिक दशा क्या होती है, अच्छी होती है। जो अपन समस्याग्रस्त मृदाएं पढ़ लेंगे उस समय अपन ये क्वेश्चन करेंगे, उस समय आपको ये क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये तो अपने किसकी बात हो गई, कार्बनिक पदार्थ की बात हो गई। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें अम्लीय मृदाएं होती है, तो अम्लीय मृदाओं के अंदर जो पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, यानी अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको अपन ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्जेलोफाइट के नाम से। तो दोस्तों ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को किसके नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अम्लीय मृदा के अंदर जो पौधे उगते हैं उनको अपन किसके नाम जानते हैं, ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ऑक्जेलोफाइट का मतलब वे पौधे जो अम्लीय मृदाओं में आसानी से उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन ऑक्जेलोफाइट कहते हैं। तो दोस्तों ये था अपने अम्लीय मृदाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में अपन ने क्या किए, जानकारी ली है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों अपने अम्लीय मृदाओं से संबंधित कुछ जानकारी, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। तो वो जैसे कि बात करें अम्लीय मृदाओं का pH 7 से कम होता है, ठीक है। मेरे साथ सारे के सारे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अम्लीय मृदाओं के लिए जो उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, आर्द्र जलवायु होती है। और अम्लीय मृदाएं सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन मृदाओं के अंदर कौन कौन से आयनों की अधिकता होती है, H+ एंड Al+ आयन है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें पोषक तत्वों की, तो अम्लीय मृदाओं के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनकी उपलब्धता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी अम्लीय मृदा में ये पोषक तत्व है ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम की जो उपलब्धता है ये क्या होती है, कम होती है। और दोस्तों इन चारों ही आयनों को अपन किसके नाम से जानते हैं, क्षारीय धनायन के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, अपन आगे 2-3 लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे इनकी बार बार अपने काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इन मृदाओं की CH और क्षार संतृप्तता है, ये भी क्या होती है, कम। नेक्स्ट अम्लीय मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण अम्लीय मृदाओं की भौतिक दशा ये अच्छी होती है। अम्लीय मृदाओं की जो भौतिक दशा ये खराब नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें अम्लीय मृदाओं के अंदर उगने वाले पौधे हैं उनको अपन किसके नाम जानते हैं, ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं मृदा अम्लता के प्रकारों की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, मृदा अम्लता के प्रकार। तो अपना नया टॉपिक है या इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अम्लीय मृदाओं में, मृदा अम्लता के प्रकार। इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में हो जाएगा इसका टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात करें सॉइल एसिडिटी के टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये सॉइल एसिडिटी है ये 2 टाइप्स की होती है, मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सक्रिय अम्लता। कौन सी अम्लता होती है, सक्रिय अम्लता। और दोस्तों ये सक्रिय अम्लता है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, एक्टिव एसिडिटी के नाम से। किसके नाम से, एक्टिव एसिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें तो सेकंड अम्लता होती है, इसको अपन विनिमय अम्लता के नाम से जानते हैं। विनिमय अम्लता, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज होना, ठीक है। तो विनिमय अम्लता है, इसको अपन किसके नाम जानते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी के नाम से जानते हैं, एक्सचेंजेबल एसिडिटी के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों मृदा अम्लता मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। फर्स्ट कौन सी है, सक्रिय अम्लता, और सेकंड कौन सी है, विनिमय अम्लता।
अब दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं, होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले अपन ये बात तो कर चुके हैं कि अम्लीय मृदाओं के अंदर H+ आयन है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। H+ आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है मृदा का pH मान उतना ही कम होता है, और H+ आयन जितने कम होते हैं मृदा का pH उतना ही ज़्यादा होता है। यानी अपन कह सकते हैं मृदा pH है ये H+ आयन की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर H+ आयन की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। अब देखो मैं यहाँ पे मृदा दिखा रहा हूँ, मृदा के जो छोटे आकार के कण हैं, जो कले कण हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कले कण हो गए, ठीक है। और इन कले कणों के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है दोस्तों, अभी मैंने बताया कले कणों पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। कौन सा आवेश हो गया, माइनस आवेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, इन कणों के बीच में जो रंध्र अवकाश रह जाता है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना दिया है, इनको थोड़ा सा एक बार पास पास बनाता हूँ, ठीक है। ये नहीं होने से भी इतने दूर दूर नहीं होते हैं मृदा के अंदर कण, जैसे कि ये मृदा के अंदर कण उपस्थित है और मान लें सारे सारे छोटे कण हैं, तो छोटे कण जो कोलोइडी कण होते हैं इनके ऊपर माइनस आवेश, ठीक है। तो माइनस आवेश उपस्थित है और H+ के H क्या होता है, हाइड्रोजन है, ये कैसा होता है, धनायन होता है। तो धनायन है इन मृदा कणों के ऊपर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिशोषित। और इन मृदा कणों के बीच में जो रंध्र अवकाश रह जाता है, इन रंध्र अवकाशों के अंदर पानी बढ़ जाता है दोस्तों। क्या बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो ये मृदा कण है और मृदा कणों के बीच में जो पानी उपस्थित है इसको अपन मृदा विलयन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं मृदा विलयन, जिसको इंग्लिश के अंदर सोइल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखो H+ है, एक तो देखो इन मृदा कणों के ऊपर क्या हो सकते हैं, अधिशोषित हो सकते हैं। सेकंड है H+ कहाँ उपस्थित होते हैं, मृदा विलयन में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मृदा विलयन में, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं मृदा के अंदर हाइड्रोजन है, एक तो मृदा कणों पर उपस्थित है, सेकंड कहाँ उपस्थित है, मृदा विलयन में। और दोस्तों याद रखना है कि H+ है ये मृदा अम्लता को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, अम्लता को। मृदा की जो अम्लता है उसके लिए जिम्मेदार कौन सा आयन होता है, H+ आयन होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन बात करें सबसे पहले सक्रिय अम्लता की बात करें, किसकी करें, सक्रिय अम्लता। तो सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं, मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन। कौन से आयन, मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन के कारण उत्पन्न अम्लता कौन सी अम्लता कहलाती है, सक्रिय अम्लता कहलाती है। कौन सी कहलाती है, सक्रिय अम्लता। यानी मृदा विलयन में जो भी H+ है, मृदा विलयन में उपस्थित जो भी H+ है, इनके कारण जो भी अम्लता उत्पन्न होती है किसके नाम जानते हैं, सक्रिय अम्लता के नाम से है। सेकंड बात करें, अब देखो अधिशोषित ये जो H+ है ये भी क्या करेंगे, अम्लता उत्पन्न करेंगे। तो जो अधिशोषित H+ है, तो ये अधिशोषित H+ के कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है उस अम्लता को अपन किसके नाम जानते हैं, विनिमय अम्लता के नाम से जानते हैं। देखो विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होना, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये हाइड्रोजन विनिमयशील है। मान लेते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह से जो मृदा के छोटे कण हैं, ठीक है, जिनके माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश को एक तरीके से धनायनों के बैठने के लिए सीट कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो धनायन होते हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी होती है। तो देखो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, इन धनायनों के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ से क्या हो सकते हैं, ये वापस भी आ सकते हैं, इनका विनिमय भी हो सकता है। इसलिए इस अम्लता को किसके नाम से, विनिमय अम्लता के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक बताइए अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सक्रिय अम्लता मृदा विलयन में उपस्थित H+ के कारण और विनिमय अम्लता अधिशोषित H+ के कारण उत्पन्न अम्लता है। अब सेकंड में पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ जो अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आगे अपन अगर सॉइल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सॉइल केमिस्ट्री में भी ये आगे अपने बार बार काम में आने वाला है। आपने दोस्तों pH मीटर का तो नाम सुना ही होगा। pH मीटर है, इसका उपयोग है ये अपन मृदा में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, या सीधी भाषा में कह सकते हैं मृदा का pH ज्ञात करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों pH मीटर है, ये pH मीटर केवल और केवल मृदा की कौन सी अम्लता को जांच करता है, सक्रिय अम्लता का ही जांच करता है। यानी pH मीटर है केवल उन्हीं हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको ज्ञात करते हैं जो किस में उपस्थित हो, मृदा विलयन में उपस्थित हो, ठीक है। तो अपने यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि pH मीटर ये हमेशा मृदा कौन सी अम्लता की जांच करता है, केवल सक्रिय अम्लता की ही जांच करता है, ठीक है। तो ये पुण्य देखा है कि मृदा अम्लता है ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली कौन सी थी, सक्रिय, और दूसरी कौन सी थी, विनिमय अम्लता थी, अम्लता, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन आगे बात करें, आगे बात करने वाले हैं अम्लीय मृदा के बनने के कारण, ठीक है। अब अम्लीय मृदा है ये किन किन कारणों से बन सकती है, या मृदा
अम्लता है ये कैसे उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो अम्लीय मृदा बनने के कारण। अब दोस्तों अपन कारण देखने वाले हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा अपनी मृदा है कैसी हो जाएगी भैया, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे कौन से कारक है जो मृदा पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो पहला कारण है, ये पहला कारण होता है पेत्रक पदार्थ। कौन सा होता है, पेत्रक पदार्थ। और दोस्तों अपन पेत्रक पदार्थ की बात करें तो पेत्रक पदार्थ है, इसको इंग्लिश के अंदर अपन किसके नाम से जानते हैं, पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। पेत्रक अपन क्या कह सकते हैं, पेरेंट मटेरियल, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ठीक है, कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। सुनी कि नहीं सुनी, सुनिए ना। तो जैसा बाप होता है वैसे बेटा होता है, ये बात फैक्ट है। उसी प्रकार अगर दोस्तों अपन मृदा की बात करें तो मृदा का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पेत्रक पदार्थ होता है। यानी मृदा का निर्माण है चट्टानों के टूटने से होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इनका अपक्ष होकर किस में बदलती है, मृदा में बदलती है, ठीक है। तो ये चट्टानें हैं, ये मृदा का क्या होता है, एक तरीके से पेत्रक पदार्थ होता है। तो जैसी चट्टानें होती है उन, ठीक है, उससे उसी प्रकार की क्या बनने वाली है, मृदा बनने वाली है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अपन जिस प्रकार बात करें, कुछ मृदाएं होती है इनके अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। और दोस्तों जब इन चट्टानों का अपक्ष से होता है या ये जो पहाड़ है ये टूटते हैं तो इनसे सिलिका रिलीज हो जाती है, और ये सिलिका है ये जल के साथ क्रिया करके सिलिसिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, सिलिसिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। और दोस्तों ये सिलिसिक अम्ल है, ये एक तरीके से अम्ल है, तो मृदाओं किससे बना देगा, अम्लीय बना देगा। यानी अपन ये कह सकते हैं जिन चट्टानों के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी चट्टानें कैसी होती है, प्रकृति की अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है, कि अम्लीय चट्टानें कौन सी होती है, सारी कौन सी होने वाली है, और उदासीन चट्टानें कौन सी होती है। तो आपको भी इतना ही याद रखना है कि जिन चट्टानों के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अब अगर दोस्तों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ले सकते हैं जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये चट्टान है दोस्तों, इस ग्रेनाइट की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान से जिस मृदा का निर्माण होता है उस मृदा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति की होती है। यानी अपन कह सकते हैं पहला रीजन ये होता है अम्लीय मृदा के बनने का, कि जैसा पेत्रक पदार्थ होगा वैसी क्या बनने वाली है, मृदा बनने वाली है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो ग्रेनाइट है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ग्रेनाइट से हमेशा एक कौन सी मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड अपन बात कर सकते हैं मृदा की जो ऊपरी परत के अंदर जो सार उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, उनका क्षीण होना, ठीक है। सार को बात करें तो सार होते हैं, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। बेस का क्षीण होना, क्षीण का मतलब होता है एक तरीके से नेस्ट होना, रिमूव होना, ठीक है। बेस का क्षीण होना, ठीक है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ बेसेस, ठीक है। अब देखो ये बेस का क्षीण होना ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। किसमें होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। दोस्तों अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें, या अपनी स्टार्टिंग के अंदर पहला ही पॉइंट देखा था कि अम्लीय मृदाएं उन क्षेत्र में देखने को मिलती है जहाँ की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र जलवायु होती है, जहाँ पर क्या होता है कि आर्द्रता ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है या जिनके अंदर अधिक वर्षा होती है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि मृदा की जो ऊपरी परत के अंदर जो भी सारीय धनाइन है या जो सारीय आयन है, या अपन कह सकते हैं जो भी बेस प्रेजेंट है या लवण प्रेजेंट है, ये पानी के साथ घुलकर पानी के साथ क्या हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, जिसके कारण ऊपरी मृदा के अंदर जो लवण है इनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब बेस है ये पीएच को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब इस ऊपरी परत के अंदर बेस है इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं सेकंड रीजन होता है बेस का क्षीण होना। थर्ड रीजन की बात करें तो इसका थर्ड कारण होता है अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग।
अब दोस्तों बात करते हैं, देखो अपन फसल उत्पादन के लिए क्या करते हैं कि पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और लगातार अपन मृदा के अंदर पोषक यानी फसल उत्पादन लेते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और दोस्तों इन पोषक तत्वों की कमी को पूरी करने के लिए अपन मृदा के अंदर क्या करते हैं, उर्वरकों का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सोइल में। लेकिन दोस्तों कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। तो अगर दोस्तों इन अम्लीय उर्वरकों का मृदा में प्रयोग करते हैं तो मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब अगर दोस्तों अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से उर्वरक है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें अम्लीय उर्वरकों की बात करें तो एक तो अपने पास हो गया अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। सेकंड अगर अपन बात करें यूरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है। एक आपने नाम सुना होगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। यानी वे सारे के सारे उर्वरक जिनके अंदर अमोनियम आयन पाया जाता है। अमोनियम आयन किसको कहते हैं, NH4+ को। तो जिन उर्वरकों के अंदर NH4+ आयन पाया जाता है वो सारे के सारे उर्वरक कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितने % प्रेजेंट होती है, कितनी होती है भाई, 33% प्रेजेंट होती है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% प्रेजेंट होती है। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट के अंदर 20.5% तो नाइट्रोजन होती है और इसके अंदर 24% सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इन उर्वरकों का अगर अपन प्रयोग करते हैं मृदा में तो मृदा कैसे हो जाती है, अम्लीय। अब देखो अगर इन उर्वरकों का अपन मृदा में उपयोग करेंगे तो अम्लीय कैसे हो जाएगी। जैसे अपन बात करें ये अपने पास NH4+ आयन है, तो दोस्तों ये NH4+ है, ये अमोनियम आयन है। देखो सबके अंदर अमोनियम है, इनमें अमोनियम है, इसके अंदर एमाइड प्रेजेंट होता है। एमाइड बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर बात करें अमोनियम उपस्थित है। तो दोस्तों अमोनियम का क्या होता है, जब ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के द्वारा अमोनियम आयन है ये नाइट्रस अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, नाइट्रस अम्ल में NO2- में बदल जाता है, ठीक है। और इस यहाँ पे क्या निकलते हैं, 4H+ यानी 4 नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसका जो नाइट्रस अम्ल है इसका आगे और ऑक्सीकरण होता है तो इससे बनता है NO3- या अपन कह सकते हैं HNO3-, जिसको अपन नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल के नाम से। और दोस्तों जो अमोनियम आयन है इसका नाइट्रिक अम्ल में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण, जिसको इंग्लिश में नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नाइट्रिफिकेशन के नाम से। तो उन कह सकते हैं देखो जब अमोनियम आयन है इसको अपन सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो उसके कारण देखो एक तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये अम्ल है तो अम्ल pH को क्या कर देगा, कम कर देगा। सेकंड बात करें मृदा के अंदर H+ क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और मृदा के अंदर जितने ज़्यादा H+ होते हैं मृदा का pH उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो यही रीज़न है कि इन उर्वरकों का उपयोग अगर अपन मृदा में करते हैं तो मृदा है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो तीसरा रीज़न था कि मृदा में अगर अपन लगातार कंटिन्यू अगर अपन एसिडिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी अपनी मृदा है ये कैसी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है। अब अगर दोस्तों अपन नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो नेक्स्ट रीज़न है ये 4th नंबर ये हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। किसकी बात करें, कार्बनिक पदार्थ। तो दोस्तों जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ हम ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ के डालने के पश्चात सूक्ष्मजीव इस कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, इन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर देते हैं। अब अगर दोस्तों ये मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ था, इसका डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है तो उस समय H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी तो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से कार्बोनिक अम्ल बनता है और दोस्तों ये कार्बोनिक अम्ल है मृदा pH को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि कार्बनिक पदार्थ मृदा में जितना ज़्यादा होगा मृदा में उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है, अम्लीय होने वाली है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ भी मृदा pH को क्या करता है, कम करता है। अब अगर दोस्तों 5वां रीज़न देखें, कौन सा 5वां रीज़न है जिसके द्वारा अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो सकता है, तो दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा के अंदर भी जो पानी आता है वो सारा सारा अम्लीय होता है। अगर वो मृदा के अंदर मिल जाएगा तो मृदा पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। और दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार गैस होती है, एक तो कौन सी होती है, SO2 गैस होती है, और एक कौन सी होती है, NO2 गैस होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी होती है, SO2 और NO2 होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा है ये भी मृदा पीएच को क्या करती है, कम करती है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिनके द्वारा अम्लीय मृदा का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि वे कौन कौन से, या अपन ये कह सकते हैं कि अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि अम्लीय मृदा है इसका पादप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो नया टॉपिक है यह है अम्लीय मृदा का पादप वृद्धि पर प्रभाव, पादप वृद्धि पर प्रभाव। अब दोस्तों अगर अपन बात करें, देखो अपन ने कहा था अपन सबसे पहले समस्याग्रस्त मृदाएं पढ़ रहे थे। समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अम्लीय मृदाएं देख रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, ये अम्लीय मृदा भी किसमें आती है, समस्याग्रस्त मृदाओं में आती है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा अपन अम्लीय मृदाओं को क्या कह सकते हैं कि ये समस्याग्रस्त है। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी वृद्धि के ऊपर ये किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो अगर दोस्तों सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले ही बात करें तो उसका पहला रीज़न ये है कि अम्लीय मृदाओं के अंदर H+ आयन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर हाइड्रोजन आयन है, इनकी सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या हो जाता है, जो पादप की जड़ें उनके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। ठीक है, इनका जहरीला प्रभाव वो किसके ऊपर पड़ता है, जड़ों के ऊपर पड़ता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो दोस्तों अम्लीय मृदा के अंदर क्या होता है कि जो भी क्षारीय आयन उपस्थित होते हैं, कौन से होते हैं, क्षारीय व अम्लीय जो आयन उपस्थित होते हैं, इन जो क्षारीय और अम्लीय आयन है इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है ये अम्लीय मृदा में क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें अम्लीय मृदा है, इसके अंदर आयरन है, ठीक है, मैंगनीज है, इनकी सांद्रता तो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर दोस्तों इनकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, तो आप भी जानते हैं किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का अधिक मात्रा में क्या होना, उपलब्ध होना क्या होता है, अपने लिए जहरीला होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मृदा के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पौधे के लिए क्या होता है, इन पोषक तत्वों का जहरीला प्रभाव होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे मृदा के अंदर अपन देखा था कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी उपलब्धता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण इनके पौधे के अंदर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, पौधे के अंदर इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अम्लीय मृदा के अंदर कुछ पोषक तत्व ये तो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, कुछ पोषक तत्व ये क्या होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पादप वृद्धि है ये क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं क्षारीय और अम्लीय आयन है, इन दोनों के बीच में क्या है, जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें एंजाइम्स की बात करें, किसकी बात करें, एंजाइम्स की बात करें, तो दोस्तों ये एंजाइम है एक निश्चित पीएच है उसी पर क्या करते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों जब अम्लीय मृदा बन जाती है तो अम्लीय मृदा के अंदर बहुत सारे एंजाइम है ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, या इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों वो रीज़न फोर्थ की बात करें तो फोर्थ रीज़न ये हो सकता है कि अम्लीय मृदा होती है, इसके अंदर जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी लाभदायक सूक्ष्म जीव है, इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर दोस्तों अपन अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा के अंदर जो कवक है, ठीक है, जिसको हम फंगस के नाम जानते हैं, कवकों की क्रियाशीलता तो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें बैक्टीरिया की बात करें, एक्टिनोमाइसीटीज़ की बात करें, तो मृदा के अंदर जो जीवाणु है और एक्टिनोमाइसीटीज़ है उनकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, वो तो कम हो जाती है, और जो कवक है इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं मृदा के अंदर जो भी लाभदायक, ठीक है, जो भी लाभदायक क्या होते हैं, अपने पास जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनकी क्रियाशीलता वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाएगी तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि मृदा के अंदर बहुत सारी जो लाभदायक क्रियाशीलता है वो रुक जाएगी। जिस प्रकार की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रीकरण हो गया, ठीक है, तो नाइट्रीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जीवाणु जिम्मेदार होते हैं, जैसे नाइट्रोसोबैक्टर हो गए, नाइट्रोसोमोनास हो गए, ठीक है, या अपन कह सकते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो ऐसी प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण पादप वृद्धि है ये भी क्या हो जाती है,
रुक जाती है, ठीक है। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा है पादपवर्ती कैसे प्रभाव, हाइड्रोजन आयन है ये पौधों के लिए विषैला हो जाता है, ठीक है। मृदा के अंदर कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, पौधों के लिए जहरीले हो जाते हैं अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, और कुछ की क्या हो जाती है, मृदा के अंदर कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें कि एंजाइम्स है, इनकी क्रियाशीलता है ये भी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है या इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करें कि अम्लीय मृदा के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, तो लाभदायक सूक्ष्म जीव है इनकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों ये अपन ने देखा था अम्लीय मृदा है इसका पादपवर्ती पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों अपन ने देख तो लिया कि इस मृदाओं के अंदर ये कुछ रीजंस देखे हैं किस प्रकार पादपवर्ती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन अब अपन ये देखेंगे किस प्रकार इन मृदाओं का अपन सुधार कर सकते हैं, ठीक है, या किस प्रकार इन मृदाओं का प्रबंधन करके इन मृदाओं के अंदर अपन फसल उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अपना जो टॉपिक है अपन जो बात करने वाले हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यहाँ से अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार, ठीक है, कि किस प्रकार इनमें सुधार किया जाए। और एक पढ़ने वाले हैं अपन प्रबंधन, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रबंधन। सुधार को इंग्लिश में रिक्लेमेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है। अब अपन को इन मृदाओं का क्या करना है, सुधार करना है। अब अगर दोस्तों इन मृदाओं की अगर सुधार की बात करें तो देखो सबसे पहले अपन को इस मृदाओं की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि इस अम्लीय मृदा में समस्या क्या है। जिस प्रकार अगर दोस्तों अपन कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाने के बाद सबसे पहले अपनी बीमारी के जो लक्षण है वो देखता है, और बीमारी के लक्षण देखने के बाद में अपन को क्या देता है, दवाइयाँ देते हैं कि ये बीमारी हो सकती है और इसका इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपन इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार अपन को भी क्या बनना है, मृदाओं को सुधारना है तो अपन को भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को देखना है कि इन मृदाओं के अंदर समस्या क्या है, ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन अम्लीय मृदाओं की समस्याओं की बात करें तो इसके अंदर समस्या एक तो क्या थी कि इसके अंदर N+ आयन है, इनकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ज़्यादा होने के कारण अपन को क्या करना है कि हाइड्रोजन ज़्यादा होने के कारण मृदाओं का pH क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अपना यहाँ पे उद्देश्य है, ये क्या उद्देश्य रख के चलना है कि मृदा के अंदर N+ आयन है, इसकी सांद्रता को तो अपन को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। याद रखना आपको फर्स्ट उद्देश्य क्या है, N+ आयन की सांद्रता को कम करना। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा और हमेशा याद रखना है। जब भी सोइल साइंस की बात आती है तो इसकी अपन हमेशा बात करते हैं फसल उत्पादन जब भी अपन लेते हैं उस समय, ठीक है। अब जैसे कि अगर अपन बात करें कैल्शियम की बात करें, किसकी बात करें, कैल्शियम की बात करें, ठीक है। अब दोस्तों जिस प्रकार आपने सुना होगा कि अपने शरीर के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम अपन जितना ज़्यादा अपने शरीर में कैल्शियम होता है, अपनी हड्डियाँ वगैरह उतनी ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। उसी प्रकार अगर दोस्तों अपन मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर दोस्तों जितना ज़्यादा कैल्शियम होता है वो मृदाएँ उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो फसल उत्पादन के लिए उतनी क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों मृदा के अंदर ये कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम है मृदा के अंदर उर्णी पिंडन की प्रक्रिया करता है, फ्लोकुलेशन करता है, जिसके कारण मृदा की जो भौतिक दशाएं हैं, कौन सी दशाएं, भौतिक दशाएं, जो भौतिक दशाएं इनको अपन किसके नाम जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम जानते हैं। तो कैल्शियम है ये मृदा की जो फिजिकल कंडीशंस है इनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मृदा के अंदर जितना ज़्यादा कैल्शियम होता है मृदाएं उतनी ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। और दोस्तों कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है ये मृदा में उदासीन होती है, कैसी होती है, उदासीन होती है, ठीक है। अब अपन को क्या करना, अपन ने देखा था कि अम्लीय मृदाओं के अंदर जो कैल्शियम था ये क्या था, कम था। कैल्शियम की मात्रा क्या थी भाई, कम थी कि नहीं थी। तो सेकंड उद्देश्य क्या हो गया कि मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा अपन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि मृदाओं के अंदर जितना ज़्यादा कैल्शियम होता है मृदाएं उतनी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। दोस्तों अगर अपन बात करें 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर 12th के जो एग्ज़ाम है, जो कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धनाइन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा धनाइन कौन सा उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। मृदा में जितना ज़्यादा कैल्शियम उपस्थित होता है मृदाएँ उतनी ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की अगर समस्या अगर मृदाएँ हैं तो उनमें कैल्शियम हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो दोस्तों ये अपने दो क्या हो गए उद्देश्य। पहला उद्देश्य कि मृदा के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा को क्या करना है, कम करना है। दूसरा मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा इसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब अगर दोस्तों बात करें मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या है, कम है,
इसका मतलब अपन को मृदा के अंदर ऐसे पदार्थ डालने पड़ेंगे जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, कैल्शियम उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, कैल्शियम उपस्थित हो। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मृदा को सुधार करने के लिए या मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए चूना पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, चूना पदार्थों का उपयोग। ठीक है, तो दोस्तों चूना है, चूने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइम के नाम से जानते हैं। चूना पदार्थों का उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ लाइम मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो चूने की बात करें तो दोस्तों चूना है ये अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। अपन कुछ चूने की अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बात करें, एक कौन सा होता है, कैल्सिक चूना होता है। कौन सा चूना होता है, कैल्सिक चूना पत्थर। और दोस्तों अपन कैल्सिक चूना पत्थर की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सेकंड चूने की बात करें तो दोस्तों ये जो अपने पास कैल्सिक चूना पत्थर या कैल्शियम चूना पत्थर है, इनके द्वारा अपन चूना है, इसके अन्य प्रकार के जो चूना पत्थर होते हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, अपन उत्पादन कर सकते हैं। जिस प्रकार क्या करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ से CO2 है, ये CaCO3 में से क्या होती है, निकल जाती है और पीछे क्या बच जाता है, CaO, जिसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और दोस्तों इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन किसके नाम से हैं जानते हैं, बिना बूझा चूने के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, बिना बूझा चूना, क्योंकि इसको जलाया, ठीक है, अब जलाया तो मतलब बूझा नहीं है अभी तक, तो इसको बिना बूझा चूने के नाम से या जला हुआ चूना कहते हैं। कौन सा कहते हैं, जला हुआ चूना, या इसको इंग्लिश के अंदर क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से, या इसको अपन कह सकते हैं ब्रंट लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, बिना बूझे चूने का निर्माण होता है। बिना बूझे चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन थर्ड बात करें तो दोस्तों इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, अभी इसको जलाया ठीक है, जलाया, अब इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो दोस्तों CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके CaOH का होल्टोएच बना लेता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं। कौन सा चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। तो दोस्तों बूझा हुआ चूना है, इसको इंग्लिश में अपन हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, और हाइड्रेटेड लाइम में इसका सूत्र क्या हो जाता है, CaOH का होल्टोएच। ठीक है, तो चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर कौन कौन से हो गए, एक तो कैल्शियम चूना पत्थर हो गया, सेकंड बिना बूझा चूना हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, बूझा हुआ चूना हो गया। फोर्थ अगर अपन बात करें तो दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, डोलोमाइट। क्या सुना होगा, डोलोमाइट। अगर दोस्तों हम डोलोमाइट की बात करें तो दोस्तों जो ये डोलोमाइट है, इस डोलोमाइट का जो सूत्र होता है ये होता है CaMgCO3 का होल्टवाइज, या इसको अपन सेकेंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CaCO3.MgCO3। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं नेक्स्ट जो चूना पदार्थ है इसके प्रकार कौन सा हो गया है, डोलोमाइट हो गया है। ठीक है, अब अगर दोस्तों अपन आगे बात करें कि और कौन कौन से चूना पदार्थ हो सकते हैं, तो नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें तो ये तो डोलोमाइट हो गया। एक का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मार्ल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, मार्ल। इंग्लिश के अंदर भी इसको इसी के नाम से जानते हैं, मार्ल के नाम से। ठीक है, तो मार्ल होता है, इसका सूत्र भी क्या होता है, CaCO3। दोस्तों मार्ल क्या होता है, जो सॉफ्ट चूना पत्थर होता है, कैसा, सॉफ्ट मुलायम चूना पत्थर होता है, उसी को अपन किसके नाम जानते हैं, मार्ल के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा, खड़िया। खड़िया दोस्तों चौक को कहते हैं। किसको कहते हैं, चौक, CaCLK, चौक। ठीक है, चौक होती है, इसका सूत्र भी क्या होता है, CaCO3। आपने बचपन में खाई भी खूब सारी होगी, खाई कि नहीं खाई, खाई होगी ना। मज़ा आता है जब अपन छोटे थे, तो जब अपन चौक खाते थे तो मज़ा आता था कि हाँ थोड़ी सी और मिल जाए तो क्या कर लें, थोड़ी सी और चौक खा लें। ठीक है, तो बचपन की थोड़ी सी मैंने आपको याद भी दिला दी है। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों जो मार्ल है या खड़िया है, इसका सूत्र CaCO3 होती है, ये भी चूना पत्थर का पदार्थ है। एक दोस्तों होता है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सारिये धातुमल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सारिये धातुमल
या दोस्तों इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग। दोस्तों इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारीय होती है। और दोस्तों ये आयरन उद्योग, ठीक है, ये आयरन उद्योग का क्या होता है, उप उत्पाद होता है। क्या होता है, उप उत्पाद। और इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग भी अपन किसके लिए करते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों चूना पदार्थ है। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हो गए हैं। ठीक है, एक आपका कैल्सिक चूना पत्थर हो गया, बिना बूझा चूना हो गया, बूझा हुआ चूना हो गया, डोलोमाइट हो गया, मार्ल हो गया, खड़िया हो गई या क्षारीय धातुमल, ये सारे के सारे दोस्तों क्या कहलाते हैं, चूना पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं, इनका क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें, अपन ने अभी उद्देश्य से देखा था कि इसमें समस्या क्या थी, हाइड्रोजन की मात्रा तो ज़्यादा थी, उसको तो कम करना था, और कैल्शियम की मात्रा क्या थी, कम थी। तो कैल्शियम की मात्रा को अपन को क्या करना है, सुधारना है। तो दोस्तों अभी एक एक चूना पत्थर को अपन मृदा में डाल के देखते हैं कि वास्तव में क्या हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है और जो कैल्शियम है इसकी मात्रा में क्या बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो अगर दोस्तों मुझे से बात करें, सबसे पहले अपन बात करें, जैसे कि ये अपने पास मृदा कण है, तो मृदा कण के ऊपर माइनस आवेश होता है, जो छोटे कण होते हैं, इसके कारण इसके ऊपर जो धनायन है अधिशोषित होते हैं। और दोस्तों मृदा में अभी कौन से धनायन की मात्रा ज़्यादा है, H+ की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि मृदा में अम्लीय है। ठीक है, अब दोस्तों अपन को क्या करना है, देखो दोस्तों अपन केवल हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे और धनायन भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन अभी अपन को हाइड्रोजन लेके चलने हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मृदा कणों पर क्या होता है, अधिशोषित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब इस मृदा के अंदर यदि अपन कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, बिना बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बूझा चूना। तो दोस्तों मृदा के अंदर क्या होता है, जल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, जल। अरे उपस्थित होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो जैसे ही मृदा के अंदर अपन बिना बूझा चूना ऐड करते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा वो बुझ जाएगा, और बुझने के बाद में किसका निर्माण करेगा, CaOH का होल्टोइज, जिसको अपन बूझा हुआ चूना कहते हैं। कौन सा चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो अपन दोस्तों अगर मृदा के अंदर चाहे अपन बूझा हुआ चूना डालें या बिना बूझा हुआ चूना डालें, तो अगर इस चूने को अगर दोस्तों अपन मृदा के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद में ये क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम अलग हो जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएगा, अलग। और दोस्तों ये कैल्शियम है किसकी जगह जाकर बैठ जाता है, हाइड्रोजन की जगह जाकर बैठ जाएगा। किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह तो कौन आकर बैठ गया है, आपका कैल्शियम आके बैठ गया है। और दोस्तों यहाँ से जो दो हाइड्रोजन अलग हुए थे, ये दो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करके दो क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, H2O। ठीक है, अब अपन ने मृदा के अंदर बूझा हुआ या बिना बूझा हुआ चूना डाला, तो अपन को ये था कि हाइड्रोजन कम हो जाएगा और कैल्शियम बढ़ जाएगा। अब देखते हैं क्या यहाँ पे हाइड्रोजन कम हुआ है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले दो हाइड्रोजन बैठे थे। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन जब बैठे थे पहले, अब मृदा में अपन ने चूना डाला। अब देखो यहाँ पे अपन को हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं क्या, यहाँ वाले नहीं दे रहे ना, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन थे, किस में बदल गए हैं, जल में बदल गए हैं, पानी के अंदर रूपांतरित हो गए हैं। यानी हाइड्रोजन H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, वो कम हो गई है। और मृदा के अंदर जो कैल्शियम था इसकी मात्रा में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन मृदा के अंदर क्या ऐड करते हैं, CaCO3 डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इस H+ की जगह मृदा कोलोइड है। ठीक है, इसको अपन मृदा कोलोइड के नाम से जानते हैं। तो कोलोइड के ऊपर कौन आकर बैठ गया है, ये H+ की जगह कैल्शियम, और कैल्शियम बैठा है। तो पहले हाइड्रोजन थे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके एक तो H2O बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, CO2 बना लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन बात करें कि मृदा के अंदर ये H+ उपस्थित है मृदा कणों पर। अब अगर इस मृदा के अंदर अगर अपन डोलोमाइट डालें, क्या डालें, डोलोमाइट, जिसका स्तर होता है CaMgCO3 का होल्टोइज। तो दोस्तों मृदा कणों के अंदर कोलोइड के ऊपर कौन आके बैठ जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जहाँ से ये हाइड्रोजन अलग हुए हैं, ये क्या बना लेंगे, दो तो H2O बना लेंगे और दो ही क्या बना लेंगे, CO2 अणु बना लेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं इनके द्वारा मृदा के अंदर जो H+ है उनकी मात्रा तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और कैल्शियम की मात्रा है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अपना उद्देश्य यही था अम्लीय मृदा में कि कैल्शियम की मात्रा तो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। और हाइड्रोजन की मात्रा अगर दोस्तों कम हो जाएगी, तो अपन भी जानते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है वैसे वैसे मृदा pH है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं मृदा pH इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी।
तो इस प्रकार दोस्तों अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधार करना है तो मृदा के अंदर क्या कर सकते हैं, चूना पदार्थ डाल सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों देखो एक यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, जैसे अपन जिप्सम की बात करें, किसकी बात करें, जिप्सम की बात करें तो दोस्तों जिप्सम है, इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। अब देखो जिप्सम के अंदर भी क्या उपस्थित है, कैल्शियम उपस्थित है, और अपन जानते हैं कि अपन को अम्लीय मृदा में क्या करना था, जिप्सम डालना था, कैल्शियम डालना था, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी थी। तो देखो जिप्सम के अंदर भी कैल्शियम है, तो जिप्सम का उपयोग भी अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिप्सम का उपयोग है ये अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते, इसके रीज़न की बात कर लेते हैं। अब मृदा के अंदर क्या है, जैसे मृदा का जो कोलोइड कण है, कौन सा कण है, कोलोइड कण है, इसके ऊपर कौन बैठे हैं, यहाँ पे H+ है, इनकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है ज़्यादा है। अब मृदा के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, जिप्सम डाल दिया, क्या डाल दिया, जिप्सम डाल दिया। तो दोस्तों जिप्सम डालेंगे तो कैल्शियम है किसकी जगह जाके बैठ जाएंगे, अपने H+ आयन की जगह जाकर बैठ जाएंगे। तो कैल्शियम दोस्तों यहाँ बैठ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो अलग हुए हैं वो किसके साथ क्रिया करेंगे, सल्फेट के साथ, और क्या बना लेंगे, H2SO4 + 2H2O। ये भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन जब मृदा के अंदर जिप्सम डालते हैं तो ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ये प्रबल अम्ल है जो मृदा पीएच को और क्या कर देगा, कम कर देगा, मृदा को और ज़्यादा क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा। तो दोस्तों यही रीज़न है कि अपन जिप्सम का उपयोग है ये कौन सी मृदाओं को सुधारने के लिए नहीं करते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कभी भी जिप्सम का उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, इसके अंदर सल्फेट आयन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसका उपयोग अपन किसके लिए नहीं करते हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। और दोस्तों वो नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो पॉइंट सेकंड है, इसमें कर सकते हैं अपन सारी उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। सबसे पहले जो चूना पदार्थ उनका उपयोग किया, सेकंड क्या कर सकते हैं, सारी उर्वरकों का उपयोग। दोस्तों सारी उर्वरक है तो सारी प्रकृति के होते हैं, और इन उर्वरकों को मृदा में डालेंगे तो मृदा को सारी बनाते हैं, यानी मृदा पीएच को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अभी मृदाएं अपनी अम्लीय है, मृदा का पीएच क्या है, कम है। तो दोस्तों इन उर्वरकों को अपन जब मृदा में डालते हैं तो मृदा पीएच को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अगर अपन बात करें जो नाइट्रेट वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो नाइट्रेट कंटेनिंग होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें सोडियम नाइट्रेट, किसकी बात करें, सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों सोडियम नाइट्रेट है, इसके अंदर नाइट्रोजन कितने % होता है, 16% होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें, किसकी बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है 15.5%। एक अगर अपन बात करें रॉक फॉस्फेट की बात करें, किसकी बात करें, रॉक फॉस्फेट। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं। देखो सोडियम है, अपन देखा था स्टार्टिंग के अंदर अभी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम है, ये आयन कैसे होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं। ये मृदा पीएच को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रेट तो उपस्थित है, साथ में सोडियम है, सोडियम सारी प्रकृति का है, मृदा पीएच को बढ़ाएगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी कैसा होता है, सारी प्रकृति का होता है, ये भी मृदा पीएच को बढ़ाता है। साथ साथ बात करें दोस्तों रॉक फॉस्फेट है, ये भी सारी प्रकृति का होता है। तो इसका उपयोग भी अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए सारी मृदाओं को सुधारने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि सारी उर्वरकों का अगर हम अम्लीय मृदाओं प्रयोग करेंगे तो अम्लीय मृदाओं का पीएच है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अम्लीय मृदा है इनका सुधार हो जाएगा। इनमें जो अपन आसानी से क्या ले सकते हैं, फिर फसल उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर अपन बात करें जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो भी 2019 के अंदर पेपर हुआ था कृषि प्रवेशक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक के द्वारा अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ था यूरिया दिया हुआ था, एक दिया हुआ था अमोनियम सल्फेट दिया हुआ था, एक अमोनियम नाइट्रेट, और एक ऑप्शन कौन सा था, रॉक फॉस्फेट। ठीक है। और तो अपन कह सकते हैं रॉक फॉस्फेट है, इसके द्वारा अपन अम्लीय मृदाओं क्या कर सकते हैं, सुधार। बाकी यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये तीनों कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 2019 में जो कृषि प्रवेशक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। अब दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, अगर इन मृदाओं को अपन जैसे कि अम्लीय मृदाओं इनका अपन सुधार नहीं करना है या अपनी मृदाएं थोड़ी बहुत अम्लीय है तो इसके अंदर अपन फसल उत्पादन किस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपन अम्लीय मृदाओं के प्रबंधन की बात करें तो अगर अम्लीय मृदाओं के अंदर अपन को फसल उत्पादन लेने हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपन को अम्ल प्रतिरोधी फसलों का चुनाव करना चाहिए। किसका करना चाहिए, अम्ल प्रतिरोधी फसलें इनको उगाएंगे तो ये फसलें क्या होती है, जो अम्ल प्रतिरोधी होती है। ठीक है, ये आसानी से अम्लीय मृदा में उग जाती है, इनका आसानी से अपन उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अम्लीय मृदाओं के अंदर अम्ल प्रतिरोधी फसलें हैं, इनका अपन उत्पादन कर सकते हैं। अम्ल प्रतिरोधी फसलें कौन कौन सी होती है, एक तो राई होती है। ठीक है, एक आपने जो घासें होती है, ठीक है, जैसे रोडस घास वगैरह हो गया, तो राई है या घासें हैं, ये क्या होती है, सर्वाधिक अम्ल प्रतिरोधी होती है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, चावल हो गया, ठीक है, चाय हो गई, आलू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन और बात करें जैसे नींबू हो गया, दोस्तों ये सारी की सारी फसलें हैं, ये अम्ल प्रतिरोधी फसलें होता हैं। ये अम्लीय मृदा में भी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अम्ल प्रतिरोधी फसलों क्या लिखे यहाँ पे नाम लिखे, जिसके द्वारा अपन आसानी से क्या ले सकते हैं, फसल उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें, फोर्थ बात करें, तो नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, समुचित जल निकास प्रबंधन में क्या कर सकते हैं, समुचित जल निकास। ठीक है, जल निकास को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज। क्या कहते हैं, ड्रेनेज या जल निकास का मतलब होता है खेत के अंदर जो भी अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। समुचित का मतलब प्रॉपर अगर ड्रेनेज की फैसिलिटी होगी तो खेत के अंदर पानी नहीं भरेगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन देखो बात करें अम्लीय मृदाओं का निर्माण में कौन सी जगह होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो सारी आयन है या जो लवण उपस्थित है ये नीचे की परतों में चल जाते हैं, किसके साथ घुलकर, पानी के साथ। लेकिन दोस्तों जब खेत के अंदर प्रॉपर या समुचित जल निकास होगा तो जब यहाँ पे इस खेत में पानी नहीं रहेगा, जैसे पानी आएगा खेत से कहाँ निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं खेत के अंदर पानी है ये इकट्ठा नहीं होगा, और खेत के अंदर दोस्तों पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ये लवण है पानी के साथ घुलकर कहाँ नहीं जाने वाले हैं, नीचे नहीं जाएंगे। नीचे नहीं जाएंगे तो मृदा का पीएच क्या नहीं होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपने अम्लीय मृदाओं का सुधार और उनका किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों ICAR एग्जाम के ICAR एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अम्लीय मृदाओं को निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 था चूना, जिप्सम, पाइराइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपन अम्लीय मृदाओं किसके द्वारा सुधार सकते हैं, यानी चूना, लाइम के द्वारा इसका अपन सुधार सकते हैं, रिक्लेमेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं अम्लीय मृदाओं का एक प्रकार होता है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपन केट कले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, केट कले के नाम से। ठीक है, यानी केट कले मृदा, या फिर इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, एसिड सल्फेट मृदा। किसके नाम से, एसिड सल्फेट मृदा, या दोस्तों इसको अपन कहते हैं कारी मृदा। कौन सी कहते हैं, कारी मृदा, या इसका एक नाम होता है पोकारी मृदा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये मृदाएं कौन सी होती है। दोस्तों अगर अपन इन मृदाओं की बात करें जिनका नाम क्या है, केट कले, एसिड सल्फेट मृदा, या कारी मृदा, या पोकारी मृदा, इसी एक ही प्रकार की मृदाओं का नाम है। इन मृदाओं की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार की मृदाएं केरल राज्य में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है, केरल राज्य में। दोस्तों इन मृदाओं के अंदर क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जल निकास और पर्याप्त मात्रा के अंदर वातन होने के कारण, वातन यानी अपन कह सकते हैं वायु संचार, यानी इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि केरल के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जल निकास और समुचित जो वायु संचार होने के कारण जो पाइराइट होता है, इस पाइराइट के सल्फर है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से H2SO4 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण होता है, जिसके कारण ये मृदाएं कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये मृदाएं केरल में पाई जाती है और सल्फर के ऑक्सीकरण के कारण ये मृदाएं क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए इनको एसिड सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों इन मृदाओं की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये मृदा हैं ये धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसकी फसल के लिए, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन इन मृदाओं की बात करें तो इन मृदाओं का पीएच है ये 4 से कम होता है, लेस देन 4 होता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी हो गई केट क्ले मृदा, एसिड सल्फेट मृदा, कारी या पोकारी मृदा। दोस्तों ये कारी और पोकारी मृदा है, ये दोनों साउथ के वर्ड है, क्योंकि ये जो सोइल है साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि केट क्ले मृदा है कौन सा राज्य में, केरल के अंदर। इन मृदाओं के अंदर H2SO4 का निर्माण होता है। H2SO4 का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इन मृदाओं के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल निकास और पर्याप्त मात्रा के अंदर वायु संचार होने के कारण ये अम्लीय बन जाती है और धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उनका pH ये क्या होता है, 4 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज अपना अम्लीय मृदाओं से संबंधित लेक्चर। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।